हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द पॉपकॉर्न टीवी। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ है अरिजीत। हेलो। और आज जो वीडियो के ऊपर हम दोनों रिएक्शन करने वाले हैं वो एक पॉपुलर टर्किश ड्रामा जो डब किया गया है उर्दू में, वो है इर्तुगरुल गाजी। और ये वीडियो का जो कुछ फैक्ट्स है ये वीडियो में पता चलेगा कि फैक्ट्स यू शुड नो अबाउट टर्किश ड्रामा ड्रिल्स इर्तुगरुल। तो इर्तुगरुल गाजी का मैंने खुद 5 एपिसोड अब तक देखा है और मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहा है और काफ़ी पॉपुलर ड्रामा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। और ये ओरिजिनली 2014 में रिलीज़ हुआ था, जो ओरिजिनल टर्किश वर्जन था जो 2014 में रिलीज़ हुआ था और लगभग 4 से 5 सीजन हुआ है। तो मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहा है। मैंने देखा है 5 एपिसोड पूरा देख लिया है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। इतना ड्रामा है कि वो उर्दू में भी और रियल हिस्टोरिकल ड्रामा है तो और भी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि ये रियल में हुआ था, रियल हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो इनका कुछ फैक्ट्स चलिए देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दोस्तों, यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल टीवी यानी पीटीवी पर दुनिया भर में मशहूर तुर्किश ड्रामा सीरियल दर्ल-ए सरतगाल को उर्दू के अंदर डब करके दिखाया जाएगा। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को अता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हक़ाइक़ के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज के अंदर पेश कर रहा है कि मुसलमानों को उनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिक्शनल, फर्जी और फहश मूवीज़ और ड्रामा सीरियल्स के ज़रिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही हैं और हम लोग खुद इन्हें पैसा देकर देख रहे थे। दर्ल-ए सरतगाल ड्रामा दिसंबर 10, 2014 के अंदर तुर्की में पहली बार रिलीज़ हुआ और देखते ही देखते इसकी मकबूलियत इस कदर बढ़ गई कि आज दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक के अंदर इसे तर्जमे के साथ शाया किया जा चुका है, जिसने अहले मगरिब और यहूदी लॉबी की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो कि फिफ्थ जनरेशन यानी कि मीडिया के जरिए मुसलमानों की ज़हन साजी करके इन्हें इनकी तारीख भुलाकर इन्हें फहश और यानी के अंदर मुब्तला करना और इनके फैमिली सिस्टम को तोड़कर इन्हें कमज़ोर करना था। इन्हें अब अपने ये ख्वाब इस ड्रामा सीरियल के आने के बाद चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं, जिसका सबूत है न्यूयॉर्क टाइम के अंदर शाया होने वाला एक आर्टिकल जिसके अंदर इस ड्रामा सीरियल को खामोश एटम बम कहकर तशबीह दी गई है, क्योंकि ये हॉलीवुड के फर्जी सुपर हीरोज़ की बजाय मुसलमानों के असल सुपर हीरोज़ और इनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क और कौम के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुस्लिमा का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम किया रखा। इस ड्रामा सीरियल ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और इनके मंसूबों पर मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको इर्तुगरुल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले सबसे पहले इंसान थे, इनकी तारीख और खिलाफत उस्मानिया के क़याम, इसके अरूज और ज़वाल को मुख्तसर तौर पर समझना होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस लंबे टॉपिक को आपको मुख्तसर करके और जितना हो सके इसे प्रिसाइज करके आपको समझाने की कोशिश करूं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैली हुई थी और दुनिया की सबसे मजबूत सल्तनत थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान और शौकत को मजीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि मंगोल और सलेबियों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास खूनखार किस्म की फौज थी, तलवारें और जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो इन्हें फतूहात पर फतूहात देती चली गई, लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इनके पास इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं था, जो बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामी कवानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज़ खान के कुर्दिस्तान पर हमले से, जब इस हमला के बाद यहाँ के कुछ चरवाए नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेर निगरानी तुर्की के इलाके अनातोलिया में पहुँच गए और इस सरदार का नाम था अर्तगल। जी हाँ, वही अर्तगरुल गाजी जिस पर यह पूरी ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बड़ा लश्कर था। अनातोलिया के इलाके पर इस वक्त सल्जोती सल्तनत कायम थी, जो कि बार बार इस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फौज और तातारी यानी चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। सुल्तान अल्प अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तगल यहाँ पहुंचे तो इस वक्त भी सल्जोती फौज और रोमी फौज की आपस के अंदर लड़ाई जारी थी। अर्तगल ने इस वक्त कमज़ोर और हक का साथ देने का फैसला किया और सल्जोती फौज के हुक्मरान अलाउद्दीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रोमियों से इस तरह से लड़े कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया।
जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने खुश होकर अनातोलिया की मगरबी सरहदों को अर्तगल और इनके खानदान को देने का फैसला किया, जिसके बाद इन्हें अपने ज़ेर तात रहने वाला एक अतादी भी मिल गया। और वैसे भी अर्तगल एक इंतहाई ज़हीन, ईमानदार और वफादार इंसान थे। वो हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत के मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे, लेकिन खुद कभी बगावत नहीं की, क्योंकि वफादारी इनके खून के अंदर शामिल थी और वो हर मार्के पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ रहे। 1258 में चंगेज़ खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला करके सही मानों में खून की नदियां बहा दी। इसने नौजवानों को कत्ल करके इनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया, इल्म और फ़नून की किताबों को आग लगा दी और इन्हें पानी के अंदर बहा दिया। जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान एक कौम के तौर पर कभी भी तारीख में दोबारा कभी अपना खोया हुआ मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर 1258 में अर्तगल के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। ये ज़हानत, इखलाक और वफादारी में अपने वालिद के ही जैसे थे और इन्होंने ही आगे चलकर खिलाफत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियादें सुल्तान अर्तगल ने पहले ही रख दी थीं। ऐसी सल्तनत जिसका मुकाबला करने की ताकत यूरोप और एशिया की किसी फौज के अंदर नहीं थी। सन 1300 के अंदर तातारियों ने सल्जोती सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए और इस तरह से उस्मान सल्जोती सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर तुर्क सरदारों ने रूमी सल्तनत के साथ मिलकर सल्जोती सल्तनत पर हमला करके इसे ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, जो कि इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके बाद उस्मान ने एक एक करके इनके तमाम इलाके फतह करना शुरू कर दिए। रूमियों ने बदतरीन शिकस्त के बाद तातारियों को उस्मानी सल्तनत पर हमला करने के लिए उकसाया, जिसके जवाब में उस्मान ने अपने बेटे और अगले सुल्तान ओहान गाजी को फौज की कमान देकर भेजा, जिन्होंने तातारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि इनकी दोबारा हमला करने की जुर्रत न हुई। सुल्तान उस्मान को मौजूदा तुर्की के शहर भरोसा में दफन किया गया और इनके बेटे ओहान गाजी ने इस शहर का मुआसरा करके इसे भी फतह कर लिया और यहाँ पर इस्लाम की तारीख व तरवीज और इस्लामी कवानीन को नाफिज कर दिया। जिसके बाद ये फतूहात का सिलसिला यूं बढ़ा कि उस्मानिया सल्तनत 3 बड़े आज़मों तक फैल गई और इसकी खिलाफत का मरकज़ था तुर्की। इस खिलाफत के अंदर मौजूदा दौर के आर्मीनिया, इराक, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, बुल्गारिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और ये खिलाफत 1924 तक कायम रही। 1923 में पहली जंग अजीम के बाद खिलाफत उस्मानिया की मुखालिफ इत्तेहादी फ़ौजें यानी कि फ़्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ज़बरदस्ती तुर्की के सुल्तान को घेर कर इनसे एक मुआहदा किया कि अगर अपनी सल्तनत को हमले से बचाना चाहते हो तो अमन के लिए हमारी शराइत मानना पड़ेंगी और वो शर्तें हैं ये 100 साला मुआहदा, जिसे कहते हैं मुआहदा लौज़ान। इस मुआहदे पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने दस्तखत किए और ये 100 साला मुआहदा हो गया। पहली जंग अजीम के बाद बरतानवी फ़ौज ने अपने एक शातिर और चलाक जासूस को अरब लोगों के अंदर खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत के लिए कुछ इस तरह से दाखिल किया कि वो तमाम दीनी अलूम, अरब के रस्म व रिवाज और कमज़ोरियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ था। इसका नाम था लॉरेंस ऑफ अरेबिया और इसने अरबों का इत्मीनान हासिल करने के बाद खुद को इनका आलिम और मेंटोर बना लिया। ये अरबों से कहने लगा कि क्या तुम लोगों के अंदर गैरत नहीं है कि तुम्हारे घर पर एक गैर अरब लोग हुकूमत करते हैं? तुम लोग इनसे अपना घर वापस क्यों नहीं छीन लेते? और वैसे भी इस जंग के दिनों के अंदर खिलाफत उस्मानिया बहुत कमज़ोर है और इससे बढ़कर अच्छा मौका तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। इसी शख्स की बातों में आकर आले सऊद ने खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इस वक्त के मौजूदा सुल्तान ने यह सोचकर कि अल्लाह के घर के अंदर और इस मुकद्दस सरजमीन पर खून खराबा ना हो, बिना किसी शराइत के मक्का मुकरमा को आले सऊद के हवाले कर दिया, जिसका नाम बाद में इजाज़ मुकद्दस से बदलकर आले सऊद के नाम पर सऊदी अरब पड़ गया। इसीलिए सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने $40 मिलियन लगाकर अर्तगल गाजी ड्रामा के मुकाबला में ममलिकत अन नार के नाम से एक ड्रामा सीरियल तैयार की, जिसके अंदर तुर्कों को एक बुज़दिल और नाअहल कौम दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो अब फिर से वापस आते हैं मुआहदा लौज़ान की तरफ, जिसकी 100 साल की मुद्दत 2023 के अंदर मुकम्मल हो रही है। इस मुआहदा की शराइत ये थी कि तुर्की के तमाम वसाइल से सुल्तान दस्तबरदारी का ऐलान करें, इनकी तमाम जायदादें जब्त कर ली गई, खिलाफत दोबारा से कायम करने पर पाबंदी लगा दी गई, तुर्की पर पेट्रोल की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लग गई, इसकी बंदरगाह बास्फोरस जो कि इंतहाई अहम है और एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है। इसके एक तरफ है ब्लैक सी और दूसरी तरफ है मेडिटेरियन सी। इसे आलमी मलकियत करार दे दिया गया, यानी कोई भी गुजरने वाले जहाज़ों से कोई भी टैक्स तुर्की 100 साल तक इस मुआहदे की रूह से नहीं ले सकता। यानी कि तुर्की के हाथ पांव बांधकर इसे 100 साल के लिए एक साइड पर फेंक दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लामी तुर्की को एक सेकुलर तुर्की बनाने का आगाज़ किया, जिसके बाद हर तरफ बेहयाई, शराब नोशी और मगरबी कल्चर आम होने लगा। यानी कि तुर्की मुसलसल दीन इस्लाम से दूर होता चला गया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इस्लाम की मुखालफत के अंदर हर वो काम किया जिसके करने से इस्लाम हमें रोकता है।
जिसके बाद अल्लाह ने तुर्की को तैयब रजब उर्दगान जैसा उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया, जिसने कमाल समझदारी और बिना फौज, अदलिया और अपोजिशन के टकराव के सेकुलर तुर्की को एक बार फिर से इस्लामी तुर्की की जानिब गामजन कर दिया है। और 2023 तो सिर्फ 3 साल ही दूर है, जिसके बाद ये तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तुर्की तमाम फैसले करने के अंदर ना सिर्फ खुद मुख्तियार होगा, बल्कि अपने वसाइल दोबारा इस्तेमाल करने पर और खिलाफत कायम करने पर भी इस पर कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसी चीज़ ने यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं, और यही वजह थी कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फ़ौज के ज़रिए इसराइल और अमेरिका ने तुर्की के अंदर बगावत की कोशिश करवाई, मगर तुर्की की आवाम ने फ़ौज के टैंकों के आगे लेट कर इस बगावत को कुचल दिया, क्योंकि ये साजिशी लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर एक बार फिर से अर्तुगरुल गाजी जैसे मर्द मुजाहिद की तरह और सल्तनत उस्मानिया की तरह एक बार फिर से इकट्ठे हो गए, तो फिर इनको हर एक जुल्म और ज्यादती का जवाब देना पड़ेगा, जो जुल्म ये एक के बाद एक मुसलमान ममालिक को तबाह करने के बाद अब तक करते चले आ रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इन्हें भी रोमियों की तरह या तातारियों की तरह रौन दिया जाएगा, मगर अफसोस कि आज का मुसलमान अपनी इस तारीख के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। इसीलिए इस ड्रामे को ख़त्म करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह से इसे बदनाम करके रोका जाए, जिसे यहूदी लॉबी दुनिया भर के अंदर अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए और अपना अफर रसूख इस्तेमाल करके किसी भी तरह से इस ड्रामा सीरियल को बैन करवाने की कोशिशों के अंदर लगी हुई है। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया ने फतुहात और जंगें भी इस्लामी असूलों पर लड़ी, कैदियों के साथ भी वही सलूक किया जो इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं। इन्होंने मंगोलों की तरह खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाए, बल्कि सिर्फ इन लोगों पर हथियार उठाए जिन पर उठाने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। इन्होंने हर एक फतहशुदा इलाके को इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलाया, अक़लियतों को भी बराबर के हकूक़ दिए, अदल व इंसाफ कायम किया, मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा, मस्जिद हराम की जदीद तामीर व तोसी, सैयदना अमीर हमज़ा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक एक अजीम शान नहर और आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुरअनवर के गिर्द एक सीसा पलाई दीवार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन मंसूबा, ये तमाम मंसूबे खिलाफत उस्मानिया के दौर के अंदर मुकम्मल हुए। दोस्तों, तारीख के अंदर अर्तुगरुल गाजी जैसे बहुत ही कम हुक्मरान पैदा हुए, और हमारी तारीख भी हमें यही सिखाती है कि जब तक हम इस्लामी असूलों को नहीं अपनाएंगे, हमारे पास कितनी भी ताकत हो और हम जितने भी वसाइल जमा कर लें, सब के सब बेकार हैं, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों की बजाय असूलों और हौसलों से जीती जाती है। आज हम मुसलमान दुनिया पर वो अरूज दोबारा इसलिए हासिल नहीं कर पाए क्योंकि हम मजमूई तौर पर इस्लामी निज़ाम से महरूम हैं। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा पर यह फ़र्ज़ है कि अपनी इस्तात के मुताबिक इस्लामी निज़ाम के निफाज की कोशिश करे, अपना खुद का इत्तेहाद कायम करे, जैसे अहले कुफ्र ने यूनाइटेड नेशन की सूरत में मुसलमानों के खिलाफ कर रखा है। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम मुसलमानों को इस फरीज़े के लिए कबूल फरमाए और हम मुसलमानों को हमारी असल तारीख़ और ताकत को समझने की तौफीक अता करें, क्योंकि दोस्तों, जो कौमें अपनी तारीख़ भुला देती हैं वो सफ़े हफ्ती से मिट जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इनका टोटल एपिसोड्स है 76। तो इतना एपिसोड का मतलब कितना लॉन्ग स्टोरी होता है तो आपको पता ही है। इतना छोटे से वीडियो में इन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है वीडियो के बारे में, मतलब ये ड्रामा के बारे में, तो जानने में बहुत ही आसानी होगा कि लोग को पहले पता चल जाएगा कि वीडियो मतलब ड्रामा किस चीज़ के बारे में है, तो और भी इंटरेस्ट दिखाएंगे लोग इन ड्रामा को देखने में। तो बेसिकली इसमें हिस्ट्री के बारे में बात किया गया है। जो ड्रामा था वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑटोमन हिस्ट्री है उसके बारे में बात किया गया, अर्तुगरुल गाजी का जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात किया गया और काफ़ी सारे फैक्ट्स हमें जानने के लिए मिला है। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि ऑटोमन हिस्ट्री जो है मतलब उनका जो एम्पायर था 600 ईयर्स तक उन्होंने राज किया था और उनका शायद मेरे ख्याल से अफ्रीका कुछ हिस्सा, एशिया कुछ हिस्सा, यूरोप का सारा मिला के उन्होंने राज किया और मिडिल ईस्ट का तो था ही। तो अब एक बहुत बड़ा अम्पायर था। इस तरह का अम्पायर शायद ही बनते हैं, ज़्यादा बहुत ही कम बनते हैं और एक ग्लोरियस हिस्ट्री है जो इस्लामिक कल्चर के लिए ग्लोरियस हिस्ट्री है। और जैसे कि अर्तुगरुल गाजी के बारे में यहाँ पे बात हुआ, उनके बेटे जो उस्मान के बारे में बात हुआ, जिन्होंने ऑटोमन अम्पायर मतलब फाउंड किया था, उनके बारे में बात हुआ। तो एक ग्लोरियस हिस्ट्री है, बहुत प्राउड करने वाली हिस्ट्री है, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्ट्स इन्होंने बताया है। और ड्रामा तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। ड्रामा का जो टेक्निकल बात अब देखें तो बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया ड्रामा। लेकिन मैं सिर्फ अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो ये एक इस्लामिक हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस्लामिक कल्चर का जो एक्सपेंशन था ऑटोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा हुआ था। उस वक्त इस्लामिक कल्चर को बहुत ज़्यादा रीच मिला था और इस्लामिक कल्चर के लिए वो मतलब एक हमेशा से ग्लोरियस हिस्ट्री रहेगा, एक प्राउड करने वाली बात रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा
जो लोग हैं इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से इस तरह का ड्रामा नहीं आया है जो इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड हो, इस तरीके से ग्लोरियस हिस्ट्री को प्रेजेंट करते हो। नहीं तो इस्लाम को हमेशा से लोग कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के पेश करते, जो रियल है वो लोगों के पास पहुंचता नहीं है। तो इस ड्रामा के जरिए लोगों के पास जो एक्चुअल हिस्ट्री इस्लाम के ऊपर जो बेस्ड है, वो सोल्जर है तो उनका जो मतलब वफादारी था तो वो भी उनको जानने को मिले। और एक बात खास यहाँ पर जैसे कि बताया कि जो जंग है जो सिर्फ तलवार से जीता नहीं जा सकता, जो एक आपको मकसद चाहिए कि आप मतलब जंग क्यों कर रहे हो, जंग क्यों जीतोगे, या फिर आपका जो एम्पायर होगा किसके हिसाब से बेस्ड होगा। तो यहाँ इस्लाम का जो कल्चर थे उसके ऊपर ये एम्पायर बेस्ड था, इसीलिए इतना साल तक चला है। और आई थिंक वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शायद 1922 में ऑटोमन एम्पायर का मतलब ख़त्म हुआ था। ऑटोमन एम्पायर जो था उनका फैमिली मेम्बर आज भी एग्जिस्ट करता है, जो एम्पीरियल ऑफ ऑटोमन हाउस है वहाँ पे उनका मेंबर अभी भी है, फैमिली मेम्बर जो था। 600 ईयर्स के बाद ख़त्म हो चुका था उनका जो मतलब राज था, वो एम्पायर ख़त्म हो चुका था। वो भी बहुत ज़्यादा है, 600 साल मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, अगर मैं इस्लाम कल्चर से ही बोलूँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको पता नहीं था इस हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि उतना ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं हॉलीवुड के जो मूवीज़ होते हैं, या फिर जो और भी कई तरीके का जो इन्फ्लुएंस होता है हिस्ट्री का, उससे हम लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन जो इतना बड़ा एक एम्पायर जैसे रोम हिस्ट्री था, एक रोमन एम्पायर जो था, तो उससे भी बड़ा मेरे ख्याल से ऑटोमन एम्पायर था इस्लामिक कल्चर के लिए। तो एक बहुत बड़ा ग्लोरियस बात है। और मुझे तो ड्रामा देख के बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ देखने के लिए भी मिल रहा है, और बहुत कुछ मतलब एज अ टेक्निकल वे में भी बताऊँ बहुत अच्छा भी लगा ड्रामा को देखने में। तो यहाँ पे जो फैक्ट दिखाया गया है, फैक्ट का एक फैक्ट मुझे मतलब अच्छा लगा कि उन्होंने कहना चाहा कि कोई भी अगर लड़ाई हो, कोई भी फाइट हो, वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों से नहीं, वो पे वसूल रखता है, तब दिमाग लगता है, तो तब जाके मतलब आप एक अच्छा फाइटर हो सकते हो, आप किसी भी लड़ाई को जीत सकते हो। तो जो अर्तुगरुल गाजी खुद थे, जो मतलब मानते थे इस्लाम कल्चर को, दिल से मानते थे, उनके लिए शायद मेरे ख्याल से ये नहीं था कि सिर्फ जंग जीतना है, सिर्फ अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना है, वरना मतलब इस तरीके का जो राजा होते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। वो ऐसे सुल्तान थे जो मेरे ख्याल से मतलब उस कल्चर से बिलोंग करते थे, और वो चाहते थे इस कल्चर को लोग फॉलो करें। ऐसा नहीं कि मतलब जोर ज़बरदस्ती लोगों को मतलब मारा जाता था, या फिर जोर ज़बरदस्ती का वार होता था। तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक कल्चर में मेरे ख्याल से सीरीज़ बेस्ड है, बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक ग्लोरियस हिस्ट्री के ऊपर एक ड्रामा बेस्ड है, और लोगों को देखना भी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सारे जैसे देश में, इजिप्ट में, सऊदी अरब में सीरीज़ को बैन किया गया इसी वजह से, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था एक वक्त पर वो लोग, तो वो चाहते नहीं था कि ऑटोमन हिस्ट्री के बारे में लोग जाने, या फिर उनका कोई एक मकसद होगा कि वो पसंद नहीं करते ऑटोमन एम्पायर को, तो इसलिए उन लोगों ने इस ड्रामा को बैन भी किया था इस वजह से ही, क्योंकि वो लोग खुद ऑटोमन एम्पायर के हिस्से थे एक वक्त पे। जैसे मक्का मदीना जो था ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्ट्री था एक वक्त पे, तो आज शायद टर्की का अंदर वो नहीं आता, वो सऊदी अरब का अंदर आता है जो मक्का मदीना जो था। तो एक बहुत सारी बात यहाँ पे कहा गया है, बहुत सारे फैक्ट्स है, और मुझे काफ़ी पसंद है इस वीडियो। आपने अगर ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके ज़रूर देख सकते। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।